टॉपिक नंबर 3 मुद्रास्फीति थ्योरी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मुद्रास्फीति या मुद्रा का प्रसार वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा का मूल्य कम होता है। जैसे कहने का मतलब मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ती है, एक आम भाषा में समझा जाए क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है। मुद्रास्फीति में क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का कीमत बढ़ गया, समोसा 15 का जगह 25 हो गया, लेकिन पैसे का कीमत गिर गया। पैसा का वैल्यू भी स्ट्रांग होगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले 10,000 कमाते थे, आज भी 10,000 कमाते हो, लेकिन खर्च क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? कीमत वही रहा, किस चीज़ का? आपका जो अर्निंग है, आपका पैसे का जो वैल्यू वही रहा या गिर गया। दो चीज़ होगा, या तो फिक्स रहेगा या तो गिर जाएगा। आपका पैसा फिक्स है 10 के 10,000, 10 साल पहले भी था, आज भी है। आज से 10 साल पहले भी लोग कहता था 10,000 की नौकरी लग जाएगा प्राइवेट में, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आज भी वही कहता है 10 साल का, लेकिन महंगाई है, महंगाई क्या हो गया? डबल हो चुका है। तो इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं आम भाषा में। इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है पैसे का जो रेट है वो नीचे गिर जाना या अपने स्तर पर रहना, लेकिन जो मार्केट में जो वस्तु का रेट है ना वो डबल हो जाना। मैगी खाते हो? कितना मिलता था? 5 में। अब कितना मिलता है? 7 में या 7.5? 15 का 2 मिलता है। ठीक है, जो भी है वो तो काला बाजारी हो गया। तो वो चलिए, तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ? पैसे का रेट में गिर जाना और वस्तु का रेट में बढ़ जाना, तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मार्केट में कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है, अगर उसी हिसाब से पैसे का रेट भी बढ़ जाए तो आपका क्या बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा। वैसे उसी रेट से तो आपको लगेगा महंगाई है। अब कैसे देखो, सरकारी नौकरी वाला कहेगा महंगाई है, क्यों? क्योंकि उनको महंगाई भत्ता मिलता है। जैसे हर साल महंगाई बढ़ती है, हर बार तुम्हारा जीडीपी जो जारी होता है, अभी महीना है ना, फरवरी में जारी होगा, अनाउंस जनवरी फरवरी में होता है। तो जीडीपी में क्या होता है? अभी रेलवे का बजट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका देश का बजट आएगा। तो आप देखना उसमें कहेगा महंगाई इतना % बढ़ गया है, इतना % जीडीपी विकास कर गया, ये सब बताता है। तो अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है। महंगाई बढ़ेगा ना तो उनका सैलरी भी उस हिसाब से उस पर भत्ता मिलेगा। जैसे मान के चलिए किसी की सैलरी 50,000 है, उसको 10,000 महंगाई भत्ता मिल जाएगा। बताइए 10,000 में हम लोग मेहनत करके कमाते हैं और 10,000 उनको ऐसी महंगाई भत्ता सरकार दे देती है, तो उनको कहाँ लगेगा कि महंगाई है? लेकिन आम आदमी को तो लगेगा, क्योंकि आम आदमी को जो मिलता है सरकारी नौकरी का बेसिक पे जो होता है ना, सिर्फ बेसिक पे वो भी नहीं मिल पाता है। सरकारी नौकरी से एक छोटा सा बात करें, लेवल 4 का जो ग्रुप डी कहलाता है, 18,000 उसका बेसिक पे है, 19,000, 18 19 के 18,000 है। अब उसमें महंगाई भत्ता, HRA, ट्रैवलिंग सब मिला के कितना भाग जाता है? 30,000। अब 18,000 रुपये उसका बेसिक पे है। आप लोग मेहनत करते हो, जनरली काम करते हो, कहीं भी कोई व्यक्ति काम करते होंगे आसपास में देखे हो, तो उनको 18,000 बेसिक पे भी ढंग से नहीं मिल पाता, उसको महंगाई भत्ता क्या मिलेगा? उसमें भी कटौती होता है एब्सेंट मारने पर, ज़्यादा जितना ज़्यादा काटा जा सके। तो गवर्नमेंट में आपका पे लीव होता है ना, 10 15 20 25 जो रहे, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग पे लीव है, बहुत फ़ायदा है। तो वो सबको छोड़ते हैं। मुद्रास्फीति क्या है ये बात समझे। मुद्रा को आम भाषा में समझना है, मुद्रा का रेट गिरना और वस्तु का रेट बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। और इससे महंगाई बढ़ता है कि महंगाई घटता है? महंगाई बढ़ता है। मार्केट में तरलता भी बढ़ती है, आपको पता है, कैश का फ्लो बढ़ जाता है। सरकार क्या करती है? कैश को कम करती है। कैश को उस मामले में कैश को कम करती है, आरबीआई ही करती है। तो आरबीआई क्या करती है? उसमें मार्केट में कैश बढ़ जाता है, इसलिए उस कैश को क्या करती है? कम करती है। इससे पैसे का वैल्यू को बढ़ाया जाता है। अब पैसे का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली महंगाई को वो बैलेंस करेगा। कभी बीट नहीं कर पाता, महंगाई रहता ही है। कभी बीट किया? कभी देखिए हो कि इतना पैसा है कि कोई लगता ही नहीं कोई चीज़ महंगा है, ऐसा होगा ही नहीं आपके साथ। चलिए अभी ध्यान से देखिएगा, यह व्यवस्था अब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि होती है एवं परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर भी होती रहती है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट ही पॉइंट नहीं है, आपको समझना है, सिर्फ पढ़ लेना। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट जहाँ रहेगा। आपको पीडीएफ जो मिलेगा ना अगला वाला, वो कलर रहेगा, कलर पीडीएफ में आपको बहुत हेल्प होगा। तो देखिए, यह अवस्था
यह वह अवस्था है जब वस्तुओं की मात्रा उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी वस्तु लिमिटेड है लेकिन पैसा क्या है, ज़्यादा अवेलेबल हो गया मार्केट में। अब पता है ना, जो चीज़ ज़्यादा होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू गिर जाता है, इसलिए उसको कम किया जाता है। कहावत कल भी बताए थे, जहाँ ज़्यादा जाओगे वहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगा, कम जाओ वैल्यू मिलेगा। तो पैसा जब ज़्यादा मार्केट में आ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, लिक्विडिटी घटाने से इन्फ्लेशन घटता है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डेफिनेशन तुमको समझना होगा, जो उस नोट्स में लिखा हुआ है। अब वो नोट्स परम है, उस नोट से बात तुम्हारा एग्जाम में, वन डे एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इस नोट्स में देखो क्या है गया कि मुद्रास्फीति की परिभाषा किसके अनुसार, कीन्स के अनुसार। अब कहो सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है। सेट में जो बिहार एसएससी देने वाले हो, जो सिविल कोड देने वाले हो, उस पेपर में क्या होता है कि डीप क्वेश्चन पूछ देता है, तो इन सबको थोड़ा समझना जरूरी है। और यहाँ ग्राफ को भी आपको समझाएंगे बोर्ड पे आराम से। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार के बिंदु के उत्पादन की, देखिए वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है और पूर्ण रोजगार बिंदु से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति प्रेरणात्मक होती है तथा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। तो एग्जाम्पल में एक प्रोफेसर है जिनका नाम है कीन्स, क्या है, कीन्स। इनका डेफिनेशन दिमाग में रखना है। इन्होंने क्या कहा था कि वास्तविक मुद्रास्फीति जो होती है पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है और जो कि प्रेरणात्मक होती है और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। तो आपको लगता होगा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, साथ में कहता है कि जब आरबीआई के नीति के अनुसार या सरकार की राजकोषीय नीति मुद्रा के अनुसार मुद्रा की आपूर्ति कम करे जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो, उसे क्या कहते हैं, विस्फीति कहते हैं। अभी देखिए मुद्रास्फीति क्या हुई थी, मार्केट में कैश बढ़ गया था, कैश का फ्लो बढ़ गया था। अब आरबीआई क्या करेगी, उसको कम करेगी। जैसे ही आरबीआई उसको कम करेगी, उसको क्या कहेंगे हम, विस्फीति। यानी मार्केट से पैसा ले लेना क्या कहलाएगा, विस्फीति। अब मार्केट में पैसा फेंक देना क्या कहलाएगा, सिक्का मेरे पास है फेंक दी रोड पर, क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन। ले लिए तो आम भाषा में याद रखोगे ना, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, डिफ्लेशन। एग्जाम में डेफिनेशन आता है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है, अपस्फीति। ध्यान दीजिएगा, जब सामान्य कीमत स्तर की कीमतें लगातार कम हो और मुद्रा की शक्ति बढ़े। अब देखो आईफोन 1.5 लाख रुपया घट के वो हो जाएगा मान लो 50,000 रुपया। पैसा कीमत तो वही है, पहले आईफोन कितना में लेते थे, 1.5 लाख में एक, अब 1.5 लाख में कितना लोगे, 3। तो कीमतें क्या है वस्तु की, गिरने लगे, रेट वही रहे या बढ़ जाए, रेट वही भी रहेगा तो बढ़ ही जाएगा उसकी तुलना में। तो उस स्थिति को अपस्फीति कहते हैं, डिफ्लेशन क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ लिए। डिफ्लेशन का मतलब क्या हुआ, वही चीज़ है। देखो दो चीज़ यहाँ पर समझना है तुमको ध्यान से। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब लिक्विडिटी कम होना। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, महंगाई बढ़ता है, ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, जो हम लाइन बोल रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, मार्केट में महंगाई बढ़ता है, डिफ्लेशन होने से महंगाई कमता है। तो सर हमको क्या करना चाहिए, सरकार को अधिक से अधिक पैसा कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा पैसा छितर जाता है ना उसी चक्कर में, इसलिए सरकार उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार दो काम करती है। पहला काम करती है पैसा तीरती है, और दूसरा नोटबंदी करा देती है। आपको अगर नोटबंदी क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि बहुत सारा पैसा ब्लैक भी हो जाता है। सरकार पैसा तीरना चाहती है, आता ही नहीं है, गया कहाँ, सरकार कहती बंद। तो बंद होने से क्या होता है, पैसा है ही नहीं आपके पास पहले 1 करोड़ था ब्लैक मनी का, अब वो है ही नहीं। अब है ही नहीं तो आप मार्केट में अब कमज़ोर हो गए, हर व्यक्ति कमज़ोर हो गया। इस चक्कर में पैसा जिसके पास है ही नहीं, या तो पैसा तीर ले, तो जो कि संभव नहीं हो पाती है, 1-2 बार होती है, कभी कभार संभव नहीं हो पाती है। सरकार क्या करती है, समय समय पर रेट नहीं मारती है, रेट मारने से पैसा वसूली नहीं होता है, वो उसको क्या करती है, डीमोनेटाइजेशन कर देती है। डीमोनेटाइजेशन से पैसा है नहीं, या तो दो या तो हम जला देंगे मंत्र मार के। यही ना हुआ, मंत्र मार के जला दिए, आपके पेटी में वहीं जल गया, कोई कागज बन गया। कोई भाई 1 करोड़ रुपया है ना आपके पास, 1 अरब, कोई काम का है। अब ऐसा वैसा कितना अरबपति पैसा दबा के बैठा हुआ रहता है। तो सरकार सबसे नहीं ना मांग सकती है, ज़बरदस्ती नहीं ले सकती है, रखे लो, हम भी को भी नहीं चाहिए, जाओ खत्म कर देते हैं पैसा। सरकार को इससे लॉस होता है, आर्थिक होता है कि मैनेज कर लेती है, बैलेंस हो जाता है, लेकिन वो पैसा मार्केट से निकल नहीं पाता, इसलिए वो सरकार ऐसा करती है। सरकार हर साल जीडीपी जब लाता है तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का प्रोसेस करते रहती है, लेकिन जब पैसा नहीं आ पाता है उसको लगता है कि मार्केट में हम इतना कैश छोड़े थे, इनफ्लो हुआ था, आउटफ्लो भी तो होना चाहिए, हो ही नहीं रहा है। तो वो क्या करती है, 4-5-6 साल पर 10 साल पर पैसा खत्म, कहानी खत्म हो गया। अब देखो एक और चीज़ है, अपस्फीति का मतलब क्या होता है जी, जब वस्तु की कीमतें
घट जाए और मुद्रा की शक्ति नहीं, उल्टा बोल दिए, जब वस्तु की कीमतें क्या हो जाए, घट जाए और मुद्रा की पैसा मतलब वैल्यू जो है बढ़ जाए। नहीं भी बढ़ेगा तो वही बात रहेगा, ये 100 रुपया था, 100 रुपया है, लेकिन ये 100 रुपया मिल रहा था 50 में हो गया, तो इसकी तुलना में तो बढ़ गया ना। ये वाला वस्तु जो ये दूसरी वस्तु है इसकी तुलना में तो बढ़ गया ना। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को कहेंगे अपस्फीति। 3 पॉइंट समझे। पहला पॉइंट इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ जाता है, कैश का वैल्यू घट जाता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाता है। हम 3 पॉइंट याद रखना है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ती घटती है, बढ़ती है। उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन, जो कि यहाँ पर नहीं आगे आएगा, आगे आ जाएगा। 8 पढ़ना का है ना, टॉपिक बहुत लंबा है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी ना या मंदी आया उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है विस्फीति, जब सरकार यानी आरबीआई, सरकार मतलब आरबीआई है, बोलने की जरूरत नहीं है, आरबीआई है, उस बढ़े हुए पैसे का जो फालतू रहता है उसको जब खींच लेती है, या फिर यहाँ पर पढ़िएगा ध्यान से कि मुद्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसको हम विस्फीति कहते हैं। या अपस्फीति अगला पॉइंट है। अपस्फीति में क्या होता है, देखो विस्फीति अपस्फीति में थोड़ा सा अंतर है, दोनों सेम लगता है लेकिन अंतर है। विस्फीति में क्या होता है, सिर्फ पैसे का खेल होता है, लेकिन अपस्फीति में क्या होता है, वस्तु की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। वस्तु की कीमत क्या होती है, घट जाती है, तो महंगाई खत्म। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन करना चाहिए कि डिफ्लेशन करना चाहिए, लेकिन कितना करेगी, अगर हर चीज़ सस्ते कर दे तो फिर दिल्ली बलाल हो जाएगा, फ्री में ले जाओ पेट्रोल लो, तो नुकसान ना होगा सरकार को। सरकार बैलेंस लेके चलती है उस चीज़ को। अभी पढ़िए ध्यान से, पुनः स्फीति या प्रत्यव्य स्फीति, ध्यान से, पुनः स्फीति या प्रत्यव्य स्फीति। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आप मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना जिससे अपस्फीति का नियंत्रण हो सके, पुनः स्फीति कहलाती है। अब सुनिए ध्यान से इस पॉइंट को। 2 ही व्यक्ति ये काम कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी, एक आरबीआई, एक सवाल है हाँ, आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, कोई बता सकता? ओके, तो पुनः स्फीति क्या होती है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाते हैं जिससे अपस्फीति यानी डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या करता है, अब पैसा सब तीर ली सरकार, तो मार्केट से कैश भी तो खत्म हो जाता है, तब वो थोड़ा थोड़ा छोड़ती है, ले जाओ। पहले क्या कि 100% कैश था, 90% ले लिए। अब 90% लेने के बाद खुदरा मिलता है मार्केट में, नहीं मिलता है। कौन छोड़ेगा खुदरा, आरबीआई। 100 का नोट मिल गया, 500 खुदरा ही नहीं हो रहा है। तो उस समय होता क्या है, सरकार जब भी डिफ्लेशन करती है पैसा को तीर लेती है। बैंक में आया ना कैश खुदरा, उसको कहती रखो, अभी जैसे ही खुदरा रखा गया मार्केट से खत्म, 90% 10% बचता है, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, 10% एग्जैक्टली नहीं है, तो वो डेटा डिपेंड करता है उस समय के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मान लो एक एग्जांपल है, 10% बचा, अब मार्केट में होंगे कैसी किल्लत, तब सरकार धीरे धीरे पैसा को छोड़ेगी, तो पैसा को रिलीज करेगी, तो उसको कहते हैं मुद्रा स्फीति। फिर से मुद्रास्फीति शुरू में पढ़ाए थे, अभी शुरू में क्या पढ़ाए थे, शुरू में इन्फ्लेशन पढ़ाए थे। इन्फ्लेशन में क्या हुआ था, मार्केट में पैसा बढ़ गया था, अब सरकार धीरे धीरे पैसे बढ़ा रही है ना, यही प्रोसेस करते करते फिर 100% हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस करते रहेगी। इस तरीके से क्या होता है, महंगाई कंट्रोल में आता है। पेज गिरा है किसी का, पढ़िए आगे ध्यान से। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मुद्रास्फीति कोई बता सकता है, तो आपसे पूछेगा कोई कि मुद्रास्फीति का मेन जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, तो आपको बताना है कि बिजनेस साइकिल पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, बिजनेस साइकिल पे, जल्दी, बिजनेस साइकिल पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, बिजनेस साइकिल पे पड़ता है। अब कैसे पड़ता है, ध्यान से, व्यापार चक्र की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी और मंदी में का चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे मूल्य बढ़ते घटते रहता है और रोजगार भी बढ़ते घटते रहता है। अब देखो मुद्रास्फीति हुई, देश में क्या हुई, मुद्रास्फीति हुई, तो मुद्रास्फीति से वस्तु का कीमत क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, वस्तु का कीमत भी बढ़ गया, उल्टा बोल दिए, बढ़ गया, पैसा का फ्लो तो बढ़ ही गया था, वस्तु का कीमत भी बढ़ गया, इसलिए पैसा का एक्चुअली में तरलता बढ़ा, लेकिन वैल्यू क्या हुआ, कमी है, कम हुआ, पैसे का वैल्यू कम हुआ। तो उससे क्या होगा कि व्यापार चक्र में मंदी आएगी, तेजी भी आएगी, मंदी भी आएगी, दोनों चीज़ आएगा। क्या आएगा, कभी कभार सुने होगा मार्केट में अभी तेज़ी का समय है, अभी कैसे हम कुछ ऐसा पैसा दे सकते हैं, अभी हमको तुरंत कैश चाहिए, मंदी का समय है, अभी पैसा कैसे दे सकते हैं। या जॉब वगैरह में भी होता है, मंदी आता है तो हटा दिया जाता है रोजगार, और तेजी आता है तो बुला लिया जाता है। तो सारा में क्या आएगा, दुकान वाला
आइए 10 आदमी को और लेके आइए, लेकिन जैसे ही पूछ आएगा ये आएगा या फेस्टिवल खत्म कहेगा कि नहीं अभी मंदी है, अभी आदमी नहीं रखेंगे। तो यही होता है, व्यापार चक्र पर प्रभाव पड़ता है किसका? इकोनॉमिक को। देखिए इसमें ग्राफ को समझते चलना है। वही चीज़ है जो आप पढ़े हो अभी जस्ट हिंदी में, वही को ग्राफ में समझाया गया है। व्यापार चक्र ऊपर में दिया हुआ है, मुद्रा आपूर्ति क्या है जी? मुद्रा आपूर्ति। उसके बाद स्टॉक है, उत्पादन है, रोजगार है और आय है। अब देखो ध्यान से, AD बराबर AS है, स्टॉक है, उत्पादन है, GDP है, आर्थिक समर्थन है, रोजगार है और आय है, और मुद्रा अभिस्फीति है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इसको समझने का है, तभी तुमको समझ में आएगा। 1 मिनट बता रहे हैं को। ये ग्राफ क्या बताता है कि जब आपका कैश फ्लो बढ़ गया या कैश बहुत आ रहा है या फिर एक सीमा पार कर चुका है तो आप स्टॉक भी बढ़ाओगे, क्योंकि आने वाला टाइम में जब कैश नहीं आएगा तब आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा तो आप सेल क्या करोगे? तो फर्स्ट ग्राफ ये बता रहा है, ठीक है, स्टॉक में क्या आ रहा है? वृद्धि कर रहा है। ठीक है, एक और बता रहा है कि आपका रोजगार भी बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा। और जब कैश फ्लो घटेगा तो क्या होगा? आपका ये सब चीज़ों में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस अवस्था को जब कमी होती है ना तो उस अवस्था को अति मंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। माइंड टेंशन में, ना कर्जा लेंगे ना देंगे, शांति से बैठेंगे, ना स्टाफ को भगाएंगे ना लाएंगे। भगा सकते हैं, लाएंगे नहीं। उसके भी रख सकते, कम टाइम वर्क करा है। देखिए किसी का सैलरी कम नहीं होता है, याद तो रखना। सैलरी भी कम हो जाता है, बहुत जगह फिक्स सैलरी होती है ना, टेंडर पे काम होता है। टेंडर वाला नहीं रहे तो लटक गया। तो सभी दुकान में ये चीज़ होता है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और समझेंगे। व्यापार चक्र की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। क्या होती हैं? अब इन अवस्थाओं को समझिएगा, फिर हम इस पूरे पेज में से आपसे पूछेंगे बारी से। ठीक है, 8 पेज है, ध्यान से पढ़ना है। आप पहले पढ़िए तब हम समझाएंगे। ठीक है, आर्थिक मंदी की अर्थव्यवस्था समझिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मंदी की अवस्था में क्या लिखा हुआ है। इसमें देश की व्यावसायिक क्रियाओं का स्तर नीचे गिर जाता है। इस समय रोजगार उत्पादन स्तर में काफ़ी गिरावट होती है। बिल्कुल सही बात है। जब देश में मंदी हो जाए तो उस समय रोजगार आता है क्या? सरकार के पास पैसा ही नहीं रहे तो नौकरी लाएगा? कोई काम कर पाएगा? या कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई दुकान है, उसका इनकम ही नहीं हो, हम छोटा सा दुकान खोले उसमें इनकम ही नहीं हो रहा है, तो क्या हम स्टाफ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो आपको यहाँ यही बोल रहा है मंदी की अवस्था में कि इसमें देश की व्यावसायिक क्रियाएं नीचे हो जाती हैं। पहले हम 10 काम करते थे तो अब 1 काम करेंगे, पहले हम 15 काम करते थे तो अब हम 7 काम करेंगे, और पहले हम 10 आदमी खटाते थे तो 5 आदमी खटाएंगे, क्योंकि इससे क्या हो गया? मेरे पैसा में कमी आ गई है। एक और पॉइंट आपका पुनरुद्धार है। क्या है? पुनरुद्धार है। पुनरुद्धार क्या? ध्यान समझिएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है जिससे व्यावसायिक क्रियाओं में तेजी होती है और अर्थव्यवस्था में संतोषजनक स्थिति होती है। अब देखो रेलवे का एग्जांपल एक लेते हैं छोटा सा। मान लो रेलवे एक कंपनी है, ठीक है, वो डूब रहा है, या फिर बहुत सारे LIC है डूब रहा है, तो उसके पास पैसा नहीं तब नहीं डूब रहा है। अब उसका पुनरुद्धार कैसे होगा? सरकार आएगी, कौन? मोदी जी कहेंगे हम आज रेलवे के बजट में इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं ताकि उसमें उसका पुनरुद्धार हो सके। पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है? उसको फिर से जीवित करना। पैसा आ जाएगा तो खुद से विकास कर लेगा। मेरा दुकान था, डूब गया, मतलब दुकान था उसमें, मतलब सेल नहीं हुआ या माल खराब हो गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, प्रोडक्ट खराब हो रहा है, तो पैसा कोई हमको नहीं देगा, ऐसे तो नहीं देगा, लेकिन कहीं से आ गया पैसा तो वो मेरे बिजनेस को क्या करेगा? पुनरुद्धार करेगा। अचानक KBC खेलने लॉटरी लग गया, 5 करोड़ जीत गए, पुनरुद्धार हो गया। आम भाषा में यही होता है। पुनरुद्धार शब्द का मतलब समझो, कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है। पैसा आ जाना अचानक से, चाहे सरकार फाइनेंस कर दे चाहे बैंक से आ जाए। बैंक से भी आता है पैसा, ठीक है, जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह करवाए हुए हो बिजनेस का, तो उससे भी पैसा तो आता है। तो अचानक पुनरुद्धार हुआ कि हाँ मेरा 2 तरह का होता है, एक एक्सीडेंटल होता है, एक मंदी वाला होता है। मान लो घटना जिसमें आपका दुकान का वैल्यू क्या होता है? गिरता है। अब एक्सीडेंट हुआ, आग लगा, भूकंप लगा, तो उससे दुकान की वैल्यू नहीं गिरी, माल ही नहीं, तो दुकान सारा माल खराब हो गया, तो उसमें हो गया, या तो आग लग गया उसमें हो गया, तो 2 चीज़ हुआ। तो अब आप इंश्योरेंस करवाए एग्जाम्पल, वैसे इंश्योरेंस आपको मिल गया इत्तेफाक से, तो आपको वहाँ पर पैसा आएगा ना। तो पुनरुद्धार का आम शब्द का मतलब सिर्फ समझना है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? पैसा कहीं से आ जाना बिजनेस में, और बिजनेस का आगे चल पड़ना, पुनरुद्धार कहलाता है आम भाषा में। किताबी भाषा पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में। अगला पॉइंट पढ़ोगे, पूर्ण रोजगार। क्या जी?
पूर्ण रोजगार, देखिए इसमें संपन्नता की अवस्था भी कहते हैं, और प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होता है कि लोगों को पूर्ण रोजगार मिले। इसी के तहत मनरेगा चल रहा है। गांव में, शहर में तो रोजगार मिल जाता है किसी न किसी तौर पर, मिलता है ना, गांव वगैरह में मिलता है रोजगार, नहीं मिल पाता क्योंकि गांव में फैक्ट्री वगैरह कम रहती है, तो वहाँ के लोगों को कुछ दिन के लिए रोजगार दिया जाता है, 100 दिनों का। कितने दिनों का? मनरेगा के तहत। ये सब टॉपिक मनरेगा वगैरह सब इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है। 100 दिन का पैसा आता है। अब देखिए परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, इनफ पैसा अगर मिल रहा है, 4 ही लोग के एक आदमी कमा रहा है तो 4 लोग खा रहा है, तो ये 4 लोग में ये पहले कमाएगा, या फिर ये चारों लोग कमाएंगे, तो उसी हिसाब से 4 के हिसाब से 4 चौको 16 महीना का हो जाएगा। साल भर में 4 महीने का पैसा बचेगा। 4 महीना काम किया, या फिर 4 महीने ये किया, 4 महीने हम किया, 4 महीने वो किया, 4 महीने वो किया, बाकी 3 व्यक्ति कुछ और किया। वहाँ नहीं करके ऐसा बैठा तो कोई नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो करती ही रहता है, तो वहाँ से सरकार पैसा देते रहती है, काम करवाती ही ले जाके उनसे कुछ ना कुछ। आर्थिक क्रिया अनुकूल स्तर पर पहुँच जाती है। क्या होती है? सभी को रोजगार देने का मतलब क्या हुआ? आर्थिक क्रिया बैलेंस हो चुकी है। पूर्ण रोजगार प्राप्त और करने की शक्ति और इच्छा शक्ति रखने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है, इसी को पूर्ण रोजगार कहते हैं। यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, कुछ ना कुछ फिक्स रोजगार। तो वो रोजगार किस में मिलेगा? जब आर्थिक क्रिया या आर्थिक अवस्था या देश में संपन्नता है। क्या भारत में पूर्ण रोजगार है? बहुत भयंकर रोजगार है भारत में। क्या है? पाकिस्तान में और ख़राब है। कभी सुने हो नेपाल में, भूटान में न्यूज़ भी सुनते हो तो यहाँ रोजगार के कारण ट्रेन जला दिया गया, क्योंकि छोटा देश है, लोग कम है, तो लोग कम है, छोटा देश है, तो सब मैनेज हो रहा है सिस्टमेटिकली। हमारा देश क्या है? नेपाल में वैसा बात है, नेपाली लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन चले जाते हैं। क्या चल जाते हैं? फॉरेन। फॉरेन जाते हैं, एक एग्जाम्पल है, छोटा देश। भारत में ऐसा होता है? नहीं होता है। वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, तो सब समस्या का जड़ क्या है? आबादी। और आगे और बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, घटने का तो नाम नहीं है, बढ़ेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तेजी की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, पूर्ण रोजगार के बाद विनियोग, खर्च के लगातार बढ़ने के कारण तेजी की अवस्था होती है। अब सबको रोजगार मिल गया तो सबको पैसा मिलेगा। आम भाषा में सबको रोजगार मिल गया, सबके खाता में पैसा है। आज 1 जनवरी को ये 100 रुपया खर्च करके पार्टी बनाए, अगले साल 500 खर्च करके मनाएंगे, अगले साल 50,000 खर्चा करेंगे, ये भी करेगी वो भी करेगा। इससे क्या होगा? बाजार में कैश बढ़ेगा। आपके पास भी आया है ना कैश, आपके पास आया तभी ना आप खर्च करते हो, पूरा के खर्च करते हो उधार लेके। हाँ, बैंक को, SBI, सुनो ना, फर्स्ट में 1 लाख लोन दो ना, क्या है, पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं ना होता है। आपके पास कैश जब आएगा तो आप खर्च करोगे। तो आपका रोजगार बढ़ गया है, देश में जब रोजगार बढ़ गया है तो तेजी की अवस्था नहीं आएगी। आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं? मान लो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग को रोजगार मिल गया, तो आपका मोहल्ला के हर घर के बाहर एक कार रहेगा, ठीक है, हर सबका घर 2 तल्ला 3 तल्ला बना रहेगा, सबके घर में एक दाई खट रही है, तो पैसा आ गया सबके पास। तो तेजी की अवस्था आई कि है कि नहीं? उस एरिया में आई, तो सरकार के पास भी गया होगा। लोग पहले नॉर्मल टीवी लेते थे, अब प्लाज्मा टीवी लेंगे, हाईटेक टीवी लेंगे, जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यों लेंगे? उससे पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में तेजी की अवस्था आएगी कि नहीं आएगी? और सरकार हर साल 1 लाख गाँव को जॉब दे रही है, सीधे पकड़ के। ई गाँव है पटना वाला, सरकार कहेगी पटना में, चलो मान लो 36 गाँव, एक एग्जाम्पल, या जो भी 38 जिला है, एक जिला में सबको नौकरी दे, भगवान जाने, दे दिया, सब तर गया। 38 जिला है, 38 महीना में कहानी खत्म। अब क्या, वो सबके पास पैसा आ गया? ऐसा करेगी नहीं सरकार। कर दी तो फिर राम राज्य आ जाएगा, तब भी महंगाई बढ़ जाएगा। पूछो कैसे? सबका पैसा बराबर हो जाएगा ना, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस समझो, सबका पैसा अगर बराबर हो गया तो वस्तु जो 10 की मिल रही थी ना, अब वो 10 की नहीं मिलेगी। जो बनाने वाला बुद्धू है क्या, बोलेगा कि अच्छा सब कमा ही रहे हो, अब दो हमको भी। तो उस चक्कर में मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। वो क्यों मांगेगा? उसके पीछे रीजन है, उसको जो कच्चा माल मिल रहा है ना, वो भी महंगा हो जाएगा। तो पैसे की कीमत बढ़ेगी, सरकार देखेगी पैसे की कीमत बढ़ी है, तो कहाँ से सरकार पैसा, आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? सरकार आपको जॉब दी है, आपको उसी से पैसा दे रही है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? घूम के तो आप ही से आ रहा है। तो सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी, और टैक्स बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत फिर से बढ़ जाएगा। तो सरकार सबको जॉब दे भी देना तो महंगाई खत्म होने वाली नहीं। एकदम सिंपल थ्योरी है। सरकार सबको जॉब दे दे या सबको बराबर पैसा इक्वल बांट दे तो भी महंगाई खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही सबके पास इक्वल पैसा आएगा, क्या होगा? वस्तु कीमत ऑटोमेटिकली रातों रात बढ़ जाएगी। एक घर का नीलामी होने वाला है, एग्जाम्पल समझे छोटा सा, जिसका कीमत 36 लाख रुपया है, ठीक है। यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं जो 36 लाख ले सकते हैं। क्या लगता है 36 लाख में बिकेगा?
यहाँ सभी बैठे हुए 36 लाख दे सकते हैं ऐसे। क्या लगता है 36 लाख में बिकेगा? बोली लगती है उसकी। क्या लगती है? बोली। अब बोली लगेगी तो क्या होगा? 36 लाख, 37 लाख, 38 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ में बिक गया। तो जब लोगों का इनकम इक्वल हो जाता है ना किसी देश में सभी व्यक्तियों का, तो क्या बढ़ा दिया जाता है? वस्तु की कीमत बढ़ा दिया जाता है। इससे महंगाई को बैलेंस किया जाता है, नहीं तो क्या होगा? देश कंगाल हो जाएगा। देश कंगाल हो जाएगा। आपको आप सरकार को पैसा दोगे ही नहीं टैक्स वाला, तो कहाँ से देगी आपको दोबारा घुमा के? सरकार रोड बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो तेजी की अवस्था वह होती है जब पूर्ण रोजगार लोगों को मिल जाता है और ठेठ भाषा में अलबलाने लगता है, खूब खर्चा करता है। एक आम व्यक्ति जिसका पैसे का कदर नहीं था या पैसा नहीं था जिसके पास, अचानक से अरबों रुपया आ गया, अब वो सादा जीवन छोड़ के पूरा अय्याश का जीवन बिता रहा है। ठीक है, मस्त स्टाइल मार रहा है, लहरिया काट रहा है, नाली में गिरा हुआ है, समझ गया आम भाषा में। तो उस अवस्था में होगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई है, उसके शरीर में तेजी आई है। पैसा खत्म होगा, तेजी खत्म हो जाएगा। एक और पॉइंट है मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब देखो मुद्रास्फीति हुई देश में, मुद्रास्फीति अब समझ में बैठ चुका है क्या होता है। जिनको नहीं आ रहा था उनको, जिनका प्रैक्टिकल उनको तो ऐसे ही हो गया, और जिनको नहीं आता उनको भी बैठ गया। मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या होता है? वह अवस्था जब मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है, यानी मंदी भी आएगा और मुद्रास्फीति भी आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ती घटती है? वस्तु कीमत बढ़ेगा, तरलता बढ़ जाएगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा तरलता बढ़ गई, वस्तु कीमत बढ़ गई, तो सरकार क्या करती है? पैसा को खींचती है। क्यों खींचती है? ताकि महंगाई को कंट्रोल हो सके। और वही खींचना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। वस्तु कीमत फिर क्या होगा? अपने आप घटेगा। जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और मंदी एक साथ हो, क्या हो? एक साथ हो, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। इन्फ्लेशन के कारण मंदी आया, उसे क्या कहेंगे? इसमें कीमतें में वृद्धि दर जो होता है आर्थिक समृद्धि के दर से अधिक होती है। यानी आपके पैसा में जो वृद्धि हो रहा है उसकी तुलना में कीमतें बढ़ जाएगी। जाओ आज से तुम्हारा सैलरी 11 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है, 1011 रुपये मिलेगा आज से सैलरी। लेकिन मार्केट में जैसे ही सब्जी लेने वस्तु की कीमत बढ़ चुका है, तो फायदा क्या हुआ बढ़ाने से? 11 की जगह 2100 बढ़ाता, 2200 बढ़ाता, तब जाके होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स था जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना सबसे पहली बात है। अब हम आपसे पॉइंट्स को पूछेंगे, क्या करेंगे? अब पूछते हैं मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की कि 3 प्रकार की? 3। मुद्रास्फीति पूछे कितने प्रकार की होती है? 2 या 3? 3। कौन कौन? स्फीति, अविस्फीति, पुनःस्फीति। आपसे पूछा जाता है अगर कि बताइए मुद्रास्फीति, इंग्लिश में कोई बता सकता है मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य मूल्य के स्तर में परिवर्तन, यानी रेट में चेंज होने पर, रेट बढ़ेगा तो, ठीक है। दूसरा होता है मुद्रास्फीति के कारकों के आधार पर। किसके आधार पर? कारकों के आधार पर। कारक क्या हुआ? कारण वही हुआ, कारण और कारक एक ही होता है। तो उसके कारकों में क्या हुआ? अब वस्तु की कीमत तो देख रहे हो, लेकिन कैश का फ्लो भी तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो वो सब कारक ही ना कहलाता है। अब आपसे पूछेगा कि सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति होती है, आपको बता दिया गया। अब सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कीमतों में चेंज होता है। अचानक किसी चीज़ का पैसा बढ़ गया। अब जैसे देखो हम बेचते हैं मोबाइल फ़ोन, हम बेचते हैं डेली 1 मोबाइल फ़ोन बिकता है, लेकिन आज है क्या? धनतेरस। तो आज हम क्या करेंगे? या तो डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट कैसे मिलता है? वस्तु की कीमतें पहले बढ़ा दी जाती है, फिर डिस्काउंट लगा दिया जाता है, तो वस्तु उतना में ही बिकता है या उससे ज़्यादा में बिकता है, यही मार्केटिंग है। दूसरा, स्टॉक खत्म। फ्लिपकार्ट का स्टाइल जानते हो? स्टॉक खत्म, तो आप क्या करते हो? प्री ऑर्डर करते हैं। 1 रुपया ले लीजिए, प्री ऑर्डर करवा दीजिए। आज जैसे स्टॉक आएगा, आपका बुक है स्टॉक, लेकिन उसको छुपा के रखता है। जैसे आप क्या फ्लिपकार्ट का गोदाम में देखने गए थे कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया? नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सेल लगता है तो बोलता है कि हाँ जी 12 बजे सेल आएगा, 5 मिनट में कहेगा स्टॉक खत्म। देश में इतना आदमी शैतान है कि सब ले लिया, ऐसा नहीं है।
स्टॉक वो आउट जानबूझ से करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जिनको लेने का मन रहता है या नहीं भी लेने का मन रहता है, वो क्यूरियोसिटी जगाता है और वो फिर कहता है कि अब हम प्री बुक करवाएंगे, मतलब पहले से बुक कर लिए, कुछ पैसा दे के 500, 1000, 1 रुपया, 10 रुपये कुछ भी लेके बुक करवा दी। अब बुक करवाने के बाद जो है माल दे गया, वो तो देना ही है। माल बना किस लिए है? आपको दे करके पैसा लेना है, चाहे जैसे भी हो। और उसी के बाद उसको प्रोडक्ट बना हुआ है तो शो करने के लिए देर करती है डिलीवरी में, 2 की जगह 3 दिन लेती है। क्यों? माल नहीं है, आप ये जानते हो, लेकिन माल तो सब गोदाम में रखा हुआ है, फैक्ट्री से उठा के सीधे ला के रख दिया गया है। चाइना से माल पड़ा हुआ है, लेकिन वो इस तरह का हथगंडा अपनाती है जिससे क्या होता है कि आपको लगता है कि माल ख़त्म हो गया। तो वस्तु की कीमतों में अचानक फिर कहेगी नहीं, माल अगर आता भी है, अब आईफोन का सेल जब लगता है तो देख रहे होगे ना, लिखेगा सेल के समय में 45,000 में दे देंगे जी। जैसे ही खरीदने के लिए जाओगे ना 50,000 आउट ऑफ स्टॉक, फिर स्टॉक आया ना, रेट बढ़ जाता है। हाँ 50,000, फिर थोड़ा देर में आउट स्टॉक, फिर 15 मिनट बाद आएगा ना तो 55,000। तो तुम सोचो कि तुम 45,000 जेब में रखे हुए थे, लेना है, अब तुमको कर्जा लेना पड़ गया, क्या 5,000 का भाई से ले लिए, और जो 50,000 में देख के गया है थोड़ी देर पहले, वो 5,000 और कर्जा लेगा चचेरा भाई से। तो इस तक चक्कर में आप 45 की वस्तु कितना मिली हो, 55 में आपका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा कि नहीं लगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है जी? वस्तु की कीमतों पे। दूसरा किस पे पड़ता है? मुद्रास्फीति के कारकों पे। ये दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। मुद्रास्फीति के तो कीमतों में परिवर्तन 2 कारण से होता है। पहला क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति में क्या होता है? सामान्य मूल्य में वस्तु का स्तर जो होता है या दर होता है उस पर परिवर्तन होता है। दूसरा होता है मुद्रास्फीति के कारण कारकों के आधार पर। अब देखो रेंगती हुई मुद्रा कौन है, ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल, आप कहोगे सर ये कैसे एग्जाम में पूछेगा, तो ये आपका डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा किस प्रकार की मुद्रा है या मंदी है, क्या पूछेगा। अब देखो ध्यान से, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती मतलब क्या? क्रॉलिंग करते रहेगा, केकड़े की तरह क्रॉलिंग करता ना केकड़ा। इसमें होता क्या, ध्यान से समझिएगा। यह मुद्रास्फीति का सबसे हल्का रूप है जिसमें मुद्रास्फीति निम्न नाम से जाना जाता है। क्या होता है? निम्न नाम से जानता है। इसमें सामान्य कीमत स्तर कितना बढ़ता है? मात्र 2 से 3% है। और इसमें अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार का संकट नहीं होता है। और ऐसा हमेशा होता रहता है। आप थम्सअप लेते हो 45 का 50 में मिलता है, ये रेंगती हुई अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति है ना, कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। 45 का 50 में कैसे दिया दुकानदार? बेईमानी करके दिया ना, ठंडा कर रहे हैं, इसका पैसा लेता है ना, कहीं कहीं ले लेता है दुकानदार। तो एक तरह से ऐसा ही समझ लो, वृद्धि तो हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव आप दे भी देते हो। लड़ाई करते हो, नहीं 5 रुपये नहीं देंगे, आ जाओ खुश रहो, बोल दे हो, चुपचाप चले जाते हो। और ऐसे ही जाओ खुश रहो के चक्कर में साल भर में कितना रुपया दे चुके हो। और सोचो वैसा उसके पास 500 कस्टमर है तो कितना मज़ा आएगा। 500 कस्टमर पर डे अगर आता है, वैसा जगह पर है 2500 रुपये पर डे उसको फुकट में आ रहा है, साल भर में कितना कमा लेगा। अगर 12 महीना वैसा कोई चीज़, और ज़रूरी नहीं कि थम्सअप में ही, वैसा बहुत सारी चीज़ें सब में। तो इसको कहते हैं रिंग। ऐसा ही मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप जाते हो कभी कभार समोसा लेने, मान लो कहेगा कि 8 रुपये समोसा हो गया है, पहले कितना रुपये था? 15 रुपये, अब हो गया 8 रुपये, 16 रुपये, 1 रुपये बढ़ गया ना। उससे आपको कोई हल्ला हल्ला नहीं करोगे, ठीक लो 1 रुपया। लेकिन अब वही कहेगा समोसा 25 रुपये में 1 हो गया है, भट्टी पर वाला, नहीं खाएंगे, इससे अच्छा कुछ और खा लेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन जब मन नहीं मानेंगे तो खा ही लोगे, कभी ना कभी खा ही लोगे, अलग बात है। महंगाई कितना ही बढ़ जाए, आदमी खाने से पीछे नहीं हटता है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? कीमतें बढ़ती है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता। 1 रुपया बढ़ गया और अचानक बढ़ गया, मतलब समझ में आ गया ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सेल क्या होगा उस समय? घटेगा। जा रही घर, मम्मी समोसा ले लें, मम्मी के कितना में? 25 रुपये के एगो। कितना लोग घर में? 5 लोग, 125 रुपये। पहले कितना लगता था? 50 रुपया। रहने तो छोड़ो, घर पे बना देंगे, यही होगा। हाँ, ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका हो जाएगा। कम करते हैं हम लोग अपनी इच्छा को कम करते हैं तभी ना नॉर्मल मोबाइल चला रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी पर चल रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। कौन नहीं चाहता है यहाँ पे कि उसको सुविधा मिले? ठंड में ज़रा गीजर वीजर लगा दे, बढ़िया से लगा तो दें, बिजली बिल हर महीने भरना पड़ेगा, आदत हो जाता है। तो
अगर सरकार कहेगा ठीक है सब्सिडी मिलेगा, गीजर लगा लीजिए अपना पैसा का, उसका जो बिल आएगा उसमें आपको मात्र 10% देना है, यानी 100 रुपये का बिल आएगा 10 रुपये, अब भी लगाएगा, दूध लगाएंगे, हर रूम में लगाएंगे, रूम में भी गीजर लगा दो। सरकार ले लेगा। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है, सरकार सब सोच समझ के करती है, सब उसको सेट किया हुआ रहता है। कुछ ना कुछ कहेगा आपको 10% देना है, लेकिन बिजली बिल जो रेट है वो बढ़ गया, अब दो 10%। सरकार बुद्ध है क्या? उससे सरकार लॉस में चलिएगा और पाकिस्तान बन जाएगा वो, फिर हमको लोन लेना पड़ेगा अधिक से अधिक। लोन क्यों लेता है? अपने अगर बैलेंस खर्च को कंट्रोल नहीं करेगा। सरकार क्या करती है पाकिस्तान में? अपना अधिकतम पैसा जो है सेना में लगा देती है, विकास में लगाती ही नहीं है। अधिकतम पैसा जो है सेना में लगाती है। सेना के पास बंदूक हथियार हो गया, आदमी के पास जीने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, देश में विकास नहीं हो रहा है, तो उसे विकास कर क्या आएगा? देश कर्जा भी लेती है ना, तो एक कर्जा ले करके उससे दूसरा कर्जा भरती है। मतलब IMF से कर्जा लिया है तो उसको रख करके वर्ल्ड बैंक को दे रही है, लो लो मारो नहीं पैसा लो, अब बाद में फिर IMF का पैसा किसी और से मांगेगी, तो ये रोटेशन करते रहती है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। इसलिए पाकिस्तान दबते जा रहा है पैसे के चक्कर में। कर्ज जो होता है ना इंसान को दबाते रहता है आपको। चलती अर्थव्यवस्था मतलब रोड पर चलते रहेगी। चलती मुद्रास्फीति, जब सामान्य कीमतें कितनी बढ़ती हैं? मात्र 4 से, देखो अगर 2 से 3 बढ़े तो रेंगती, उसके बाद रेंगने के बाद क्या होता है? बचपन में रेंगे थे ना, अब चल रहे हो ना, तो ऐसे भी देखो 2 से 3 साल में आप रेंगते हो, कॉमन सेंस लगा के देखो, घर में दौड़ते दौड़ते नहीं हो, 2 से 3 साल में जनरली रेंगते ही हो, घरे में रहते हो रेंगते हुए, रेंगते रेंगते भट्टी पर नहीं पहुंच जाते हो। लेकिन जैसे आप 4 से 5 साल के होते हो, आप चलते हो, धीरे धीरे चल के बगल वाला स्कूल पहुंचते हो, तो वो चलती हुई मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है? चलती हुई मुद्रास्फीति होती है। तो इसमें चलती हुई कहते हैं, यह लाभप्रद होता है क्योंकि इस दौरान आर्थिक गतिविधियां और रोजगार आय में सकारात्मक वृद्धि पड़ता है। मतलब किसी वस्तु का मुद्रास्फीति में बढ़ रहा है, जैसे देखो कैसे, सुनो ध्यान से, चलते हुए में 4 से 5% जो है कीमतें बढ़ रही है, तो आपका इनकम भी आपका बढ़ रहा है। सुनो ध्यान से, 100 रुपये की वस्तु है, आप पहले 100 रुपये की वस्तु से ले रहे थे, अभी आपका इनकम वस्तु कितने की है? 100 की, आपका इनकम 101 रुपया है। एग्जाम्पल, फ्लो भी तो बढ़ रहा है कैश का, अब आपका कैश फ्लो बढ़ के 106 रुपया हो गया मार्केट में, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब वस्तु की कीमत 105 रुपये हो गया है, आप अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका कीमत क्या हो जाए, 108 रुपये आपका हो जाए इनकम, एक एग्जाम्पल, अब वस्तु की कीमत हो जाए 110, 112, 115, 116, तब आप कहोगे नहीं ले सकते। आप कितना नॉर्मली काम कर लो, हर महीना नॉर्मली काम करके 1.5 लाख का आईफोन नहीं ले सकते हो। आप मिडिल क्लास हो, कितना भी अभी काम कर लो तो हर महीने नहीं ले सकते हो। तो वही बात, अब उसका कीमत तो अचानक बढ़ता है, सेल में देखते हो ना, अप डाउन होते रहता है। अब कोई व्यक्ति कितना चारों तरफ से कर्जा ले करके 50,000 जमा किया था कि सेल में लेंगे, अब 55,000 हो गया, तो आप किससे कर्जा लेगा? वर्ल्ड बैंक से जाके आईफोन लेना है? नहीं ले पाएगा। अब उसके बाद आती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। क्या आती है? जिसमें सामान्य कीमतें 90% बढ़ती है। अब कैसे? बाढ़ आ गया, कितना मिलता है जी? पढ़ ले जी, 5 रुपया। कितना मिलेगा? 50 रुपया। मान लो 5 रुपये मिलता है 50 रुपये में, तो ऐसा होता है। अब अचानक गंगा जी के उस पर चले गए पार्टी करने के लिए, वहाँ मेला लगा हुआ है, समोसा मिल रहा है, कितना रुपये? 36 रुपये पीस। क्यों मिल रहा है? चारों तरफ पानी है, पिकनिक का समय है, मन में जोश है, पार्टी करेंगे, लोग खर्चा भी करो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो रिस्क लेके उतना दूर जा रहा है, माल लेके जा रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। 4 ही दुकान है, पूरा भट्टी पर उठ के नहीं चल जाएगा बेचने के लिए, 4 ही आदमी जाएगा। ऐसा 3 जगह देखने को मिलता है, 4 ही जगह मेला में भी होता है, एयरपोर्ट पर तो ऐसे ही होता है दिन रात। 100 रुपये लीटर लेगा? एयरपोर्ट पे अवस्था में नियंत्रण करने की अति आवश्यकता होती है। अगर नियंत्रण नहीं हो ना, तो देश में बहुत ज़्यादा क्या होगा? असुविधा होगी लोगों को। क्या होगी? असुविधा होगी। अब दौड़ गए, अब दौड़ते दौड़ते क्या करोगे? कूदोगे, यानी समान कीमतें का स्तर 2 या 3 अंकों में बढ़ता है। 2 या 3 अंकों में बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 2 से 3%। 2 से 3 अंक बोल रहा है, परसेंट नहीं बोल रहा है, अंक में बोल रहा है। 2 अंक का मतलब वो 10, 3 अंक का मतलब वो 100 पार कर गया है, यानी 90 के पार कर गया। मान के चलो कैसे,
देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर कोई वस्तु 100 की है, अब वो 300 में मिल रही है, तो 200% बढ़ गया। 200% में कितना अंक जीरो है? 1 2 3 अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंकों में वृद्धि हुई, तो इसको कूदती हुई अर्थव्यवस्था कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? कूदती हुई। ये और नुकसानदेह होता है देश के लिए। और अति होता है 1000% बढ़ गया। अब कैसे? आ गया कोरोना देश में, कितना रुपए का है जी? 100 रुपया का। कितना में दोगे? 10,000। एक एग्जाम्पल, 20,000। बढ़ते चला जाता है कीमतें। दवाई, पीपीटी किट, ऑक्सीजन सब में लूटा गया है ना इंसान को। तो ऐसे अगर बढ़ती है, अब देश में, पूरे देश में कहोगे से इतना महंगा नहीं मिलेगा, पूरे देश में लास्ट है ऑक्सीजन का सिलेंडर, और आपको ज़रूरत है, आपके पास पैसा है, तो आप तो लोगे ही। पूरा संपत्ति लिख दिया जाए ना तो भी लोग ऑक्सीजन, क्योंकि आपको जीवित रहना है। तो उस अवस्था में 1000% भी बढ़ा दिया जाए तो आप लोगे। तो इसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। और इस दौरान आर्थिक गतिविधियां संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है। क्या होती हैं? आम आदमी का तो हालत खराब हो जाता है, मर के कूड़ा की तरफ फेंका जाएगा इस अवस्था में। कोरोना में यही हुआ है। और इससे सरकार नियंत्रित करने में भी असमर्थ होती है। देश दिवालिया हो जाता है इस चक्कर में। क्या होता है? देश दिवालिया हो जाती है। अत्यधिक कीमतें बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब कितना भी लोग चाह ले ना, खरीद नहीं पाता है। क्या होता है? आप एक सीमा तक खरीद लोगे कोई चीज़ को, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं खरीद सकते हो अगर मिडिल क्लास से हो तो। आप 1 2 को छोड़ के, अब रिलायंस वाले को छोड़ दो, ठीक है, टाटा वाले को छोड़ दो, आप आम आदमी हो, आपके घर में यही मोबाइल जो पोको और वीवो यूज करते हो, अगर यही 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए मिले तो आप लोगे ही नहीं मोबाइल। कहोगे ना STD से बात कर लेंगे महीना में 1 बार, ठीक है, फ़ोन 50 रुपये डाल के, उस समय कीमत भी बढ़ जाएगा। क्यों? कि फ़ोन का डिमांड बढ़ चुका है, तो सप्लाई उतना रहे चाहे नहीं रहे, डिमांड बढ़ा, लाइन लग रहा तो पैसा भी बढ़ेगा। 100 रुपये मिनट बतियाओगे, 5 मिनट बतिया के आते हैं, 500 रुपये लग गया 5 मिनट में। तो मुद्रा से विश्वास क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। और ऐसा कब देखा गया था? जब देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था। कब आया था? तो उस समय 1923 में देखा गया था ऐसा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब आया था? 1914 से 18 के बीच में। कब आया था? 14 से 18 के बीच में। 14 में शुरू हुआ था, 18 में खत्म होता वर्साई की संधि के द्वारा। और 23 में ऐसा देखा गया था। उसके बाद 1946 में हंगरी में, कहाँ पे? हंगरी में। और जिम्बाब्वे में 2004 से 9 में, वेनेजुएला में 18 में ऐसा देखा गया है। और देश बिल्कुल, अभी भी है सर। हाँ अभी भी है। और देश जो है, लाख का 1 कप चाय होता है। अभी यहाँ पर आया था कुछ दिन पहले ऐसा कंडीशन। श्रीलंका में भी आया था कुछ दिन पहले। 500 रुपये किलो आटा खरीदोगे? पानी का रेट बहुत बढ़ गया था। अभी